अमेरिकी रियासत टेक्सास के रोब एलिमेंट्री स्कूल में हुई फायरिंग के नतीजे में 18 कमसिन तलबा समेत 21 अफराद हलाक हुए हैं। 18 साल हमलावर की शिनाख्त सिल्वाडोर रामोस के तौर पर की गई है। वो सैन एंटोनियो का रहने वाला है। 18 साल बंदूक बरदार स्कूल में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग उसने शुरू कर दी। इसने तलबा और असातिज़ा को निशाना बनाया। इस हमले में 18 बच्चे, एक टीचर समेत 21 अफराद हलाक हुए, जबकि इस हमले में 14 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस की कार्रवाई में हमलावर मारा गया है। अमेरिका में स्कूल शूटिंग का अब तक का बदतरीन वाकया 2012 में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में पेश आया था, जिसमें हुई फायरिंग में 20 बच्चों और 6 बड़ों की जान गई थी। स्कूल शूटिंग के बाद अमेरिका में शोक की लहर है। सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों और फौजी अड्डों पर अमेरिकी परचम 28 मई तक सरनिगू रखने का हुक्म दिया है। और सर जो बाइडेन ने टेक्सास स्कूल शूटिंग पर गहरे दुख का इजहार किया। कौम से खिताब में बाइडेन ने गन लॉबी की सख्त तनकीद की। बाइडेन ने असलहे के क़वानीन में तब्दीली पर जोर भी दिया। मुख्तसर से खिताब में बाइडेन ने कहा कि इंसानों को रोकने और दर्द को इक़दामात में तब्दील करने का वक्त आ गया है। Tonight, I ask the nation to pray for them. Give the parents and siblings the strength in the darkness they feel right now. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. उड़ीसा के गंजम जिले में सयाहों की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 6 सयाह हलाक जबकि 20 जख्मी हुए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। बस मगरबी बंगाल से चली थी। महलूकीन का ताल्लुक मगरबी बंगाल के जिला हावड़ा से बताया जा रहा है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? हम डालिमबाड़ी घूमने के लिए आया, घूम के रिटर्न आ रहा था। वो वाला जो भाईजाक है ना, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाएंगे तो निकल के बार रौना दिया था। कितने आदमी थे? आदमी तो 60 सीट है। ये बच्चा लेके 70 होगा हो तो बच्चा लेके 7 सीट। सब रिलेटिव है? सब रिलेटिव मैंने गांव का है। एक गांव का है। कौन सा गांव? सुल्तानपुर। जिला कौन सा? जिला हावड़ा। जो टाइम 10-11 बज गया, एक बार खाना का टाइम है। गाड़ी के अंदर ही? गाड़ी के अंदर नहीं, जो गाड़ी स्लो करके ठहर के एक दुकानदार में खाया, उसके बाद खा के निकला। आधे घंटे के बाद? आधे घंटे के बाद ऐसा हुआ। चीनी शहरियों को वीजा दिलाने के मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को आज सम्मन किया है। एजेंसी ने इन्हें आज 11 हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए तलब किया है। ख्याल है कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर पैसा लेकर चीनी कंपनियों को काम करने चीनी शहरियों को वीजा दिलवाने का इल्जाम है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े। शंकर, कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज सम्मन किया सीबीआई ने इनको? जी, आज तकरीबन 11 बजे के लगभग हमें कार्ति चिदम्बरम को बुलाया गया है और कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जैसे ही पी चिदम्बरम भारत पहुंचे तो उसके बाद 16 घंटे के अंदर ही पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो। तो आज तकरीबन 11 बजे के लगभग में कार्ति चिदम्बरम सीबीआई मुख्यालय आ सकते हैं और आने के बाद उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। जिस तरह से आरोप लगा है, आरोप काफी संगीन है। इससे कुछ दिन पहले जिस तरह से सीबीआई के द्वारा एक नया FIR रजिस्टर किया गया था और आरोप लगा था कि साल 2010 से लेकर 2014 के बीच में एक कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम के लिए बकायदा 263 से ज्यादा चाइना मुल्क के जो लोग हैं उनको वीजा देने का जो एक व्यवस्था करवाया गया था और उसके लिए अवैध तौर पर पैसे की उगाही की गई थी। तो इस मामले में ही कार्ति चिदम्बरम समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में ही कार्ति से बेहद करीबी भास्कर रमन को
स्पेशल सीबीआई की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद आगे की पूछताछ कर रही थी। उसी पूछताछ के दौरान कार्ति के खिलाफ कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और उस जानकारियों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसको तफ्तीश करने के लिए आज सीबीआई की टीम आज कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ करेगी। बिल्कुल शंकर, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पी चिदम्बरम के कई घरों पर, कई आवास पर सीबीआई के छापे पड़े थे इसी मामले में। अब आज कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ है, तो क्या पी चिदम्बरम से भी इस ताल्लुक से कुछ पूछताछ हो सकती है? क्योंकि जब का मामला है उस वक्त इनके फादर जो है वो मंत्री ही थे। निश्चित तौर से देखिए, इस मामले में अभी कार्ति चिदम्बरम से पहले पूछताछ होगी, उसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की से भी पूछताछ होगी। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन पी चिदम्बरम की बात करें तो पी चिदम्बरम का नाम एफआईआर में नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में पी चिदम्बरम से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि उस वक्त में कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री पद पर वो कार्यरत थे। और क्या इस मामले में उनकी भूमिका रही है या उनके नाम का कहीं गलत प्रयोग कार्ति चिदम्बरम तो नहीं किया है? इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे पूछताछ की प्रक्रिया में पी चिदम्बरम से भी पूछताछ की एक संभावना है। और कहा जा सकता है कि जब इस मामले सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण जो एक कार्ति चिदम्बरम का जो स्टेटमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्ति को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस मामले में एक अलग से टीम का गठन करके इस मामले में विस्तार से पूछताछ को अंजाम दिया जाएगा। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। टेरर फंडिंग केस में अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की सजा का तयन अदालत आज करेगी। गुज़िश्ता दिनों इस मामले में दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार करार दिया था। पिछली समाअत के दौरान अदालत ने एजेंसी को यासीन मलिक की माली हालत का पता लगाने की हिदायत दी थी। इसके साथ साथ अदालत ने यासीन मलिक से असासों से मुतालिक हलफनामा भी देने को कहा था। दरअसल यासीन मलिक ने अलहदगी पसंद सरगर्मियों से मुतालिक केस में अदालत में अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को तस्लीम किया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े। सुशील, टेरर फंडिंग केस में आज यासीन मलिक की सजा सुनाई जा सकती है, कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? जी देखिए, आज अलगाववादी नेता है के उनकी सजा पर बहस होगी। सजा पर बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए स्पेशल कोर्ट है उस कोर्ट में यासीन मलिक ने अपने आप को दोषी माना था। उन्होंने कहा था जो भी तमाम टेरर फंडिंग को लेकर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो 120वीं हो, चाहे टेरर फंडिंग को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, वो तमाम गलतियों को स्वीकार करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पिछली सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो प्रॉपर्टी है फिलहाल इस मामले में यासीन मलिक की, उस प्रॉपर्टी की भी जानकारी उन्हें मुहैया कराई जाए। तो संभवतः आज उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी एनआईए कोर्ट को दी जाएगी। इस पूरे मामले में ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा यासीन मलिक को दी जाए, इस पर फिलहाल बहस होगी। हालांकि अगर कोई भी मामला, इस मामले को लेकर कोई भी आरोपी अगर अपनी सजा को कबूल करता है तो अदालत उसकी सजा को कम करने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन जिस तरह आरोप लगाए गए हैं यासीन मलिक पर, ऐसे में संभवतः यह माना जा सकता है कि उनको उम्र कैद की सजा कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट लगभग 11-12 बजे के आसपास सुनवाई करेगी तो सजा में जो बहस होगी उसमें दलीलों का दौर क्या रखा जाएगा, स्पेशल एजेंसी एनआईए है वो किस तरह अपनी दलीलें रखेगी और किस तरह वो सजा की मांग करेगी कि अलगाववादी नेता यासीन मलिक को कितनी अधिकतम सजा दी जाए, क्योंकि तमाम हुर्रियत से संबंधित और देश विरोधी मनी लॉन्ड्रिंग, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित कई गंभीर धाराएं यासीन मलिक के ऊपर लगाई गई हैं। तो देखना बेहद अहम होगा जब सुनवाई होगी तो सजा क्या कोर्ट देती। चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखिए सुशील, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे को लेकर अदालत में अर्जियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में एक नई अर्दाश्त दाखिल की गई जिसकी समाअत आज होने वाली है। ये अर्दाश्त विश्व वैदिक सनातन संस्थान के जनरल सेक्रेटरी किरण सिंह ने दायर की है। अर्दाश्त में ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को हिंदुओं के हवाले करने की मांग की गई है। किरण सिंह ने विश्वेश्वर विराजमान के मुद्दई के तौर पर मुकदमा दायर किया। दरख्वास्त गुजार ने मस्जिद के गुंबद को मुनज़्ज़म करने का हुक्म जारी करने की भी अपील की है।
उधर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज जिला जज की अदालत में समाअत होगी। अब तक दायर तमाम अर्जियों पर बैक वक्त समाअत करने का अदालत से मुतालबा किया गया है। अर्जी गुजार का दावा है कि भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश की जगह पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने कृष्णा मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद तामीर करवाई थी। मरकजी हुकूमत ने अहम फैसला लिया है, जिसके बाद मुल्क में खाने का तेल अब सस्ता हो सकता है। हुकूमत ने सूरजमुखी और सोयाबीन की दरामद पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया। मरकज ने सालाना 20 टन खाम सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 31 मार्च 2024 तक हटाने का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले से मुल्क में तेल की कीमतों में कुछ हद तक कमी आएगी और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच जारी है। ईडी कर रही है मामले की जांच। ईडी ने मलिक की अहलिया उनके 2 फर्जंदों को तलब किया था, लेकिन इनमें से कोई भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुआ। ईडी ने नवाब मलिक की अहलिया को दोबारा तलब किया था, लेकिन नवाब मलिक की अहलिया महजबी ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी ने मुंबई सेशन कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नवाब मलिक के ताल्लुक से। नवाब मलिक से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच जारी है। ईडी कर रही है मामले की जाँच। ईडी ने मलिक की अहलिया उनके 2 फर्जंदों को तलब किया था, पर दोनों शामिल नहीं हुए। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब उनके अहले खाना, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चों को ईडी ने बुलाया था, सम्मन कई बार दिया गया, लेकिन वो पहुंचे नहीं और कोई जवाब भी नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, शुरुआत में ही ईडी ने जो है नवाब मलिक के बाद उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको कई बार समन किया और उन्हें पेश होने का नोटिस भी दिया था, लेकिन ना तो उनकी पत्नी और ना ही उनके बच्चे ईडी के सामने हाजिर हुए पूछताछ के लिए। और इसी चीज को लेकर के ईडी ने अपने चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि उनकी पत्नी जो है ईडी की तरफ से जो है बुलाया गया था, तो उनकी पत्नी जो है ईडी के सामने नहीं आई। 2 बार उनको तलब किया गया था। साथ ही उनके जो बेटे हैं फयाज, उनको जो है 5 बार बुलाया गया था, वो भी जो है ईडी के सामने नहीं आए। उनके जो दूसरे बेटे आमिर हैं, उनको भी 3 बार जो है ईडी ने तलब किया था, लेकिन उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जहां एक तरफ नवाब मलिक इन दिनों जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच में तेजी लाते हुए ईडी ने उनके परिवार के सदस्यों को भी तलब किया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। तो ऐसे में देखना होगा कि ईडी आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हमने देखा था कि जब शुरुआती दौर में देशमुख को जब ईडी ने तलब किया था, तो ईडी की नोटिस को जो कई बार देशमुख ने भी खारिज किया था और पेश नहीं हुए थे, लेकिन जब वो पेश हुए तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो ऐसे में क्या इस मामले में भी वही ठोस कदम ईडी की तरफ से उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल चार्जशीट में इस बातों का जिक्र किया गया है कि उनके घर के मेंबरों को कई बार तलब किया गया, लेकिन वो सदस्य जो है ईडी के पास हाजिर नहीं हुए हैं पूछताछ के लिए। बिल्कुल, प्रशांत हमारे साथ बने रही। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, मुंबई से आ रही है। ईडी को दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के ताल्लुक से मिली अहम जानकारियां। दाऊद हर महीने अपने भाई इकबाल कासकर को लाखों रुपए भेजता है, अपने रिश्तेदारों और डी कंपनी के एजेंटों को भी रकम भेजता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह खालिद से हाल ही में हुई पूछताछ। खालिद से पूछताछ के दौरान अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। खालिद इकबाल कासकर के बचपन के दोस्त सद्दाम का छोटा भाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईडी को दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के ताल्लुक से मिली अहम जानकारियां। दाऊद हर महीने अपने भाई इकबाल कासकर को लाखों रुपए भेजता है, अपने रिश्तेदारों और डी कंपनी के एजेंटों को भी रकम भेजता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह खालिद से हाल ही में हुई पूछताछ। खालिद से पूछताछ के दौरान अहम जानकारियां हासिल हुई। खालिद इकबाल कासकर के बचपन के दोस्त सद्दाम का छोटा भाई है। प्रशांत इस मामले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ईडी को एक और अहम जानकारी मिली है दाऊद इब्राहिम के ताल्लुक से कि हर महीने वो अपने भाई को पैसे भेजता है। जी बिल्कुल, देखिए, दाऊद इब्राहिम की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो एनआईए ने पहले दर्ज की थी। उसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। तो इसी मामले में जो गवाह है खालिद शेख, उसने ईडी की जांच में बताया है कि दाऊद इब्राहिम
यहाँ भारत में उसके रिश्तेदार और उसके भाई और कुछ व्यापारियों की मदद से हवाला चलाता है, और वो हर महीने 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर भेजा करता था, जिसे हवाला के तौर पर ऑपरेट ये व्यापारी और उनके रिश्तेदार और भाई किया करते थे। ये खुलासा उस गवाह ने खुद किया है। और आपको बता दूं कि उसने साथ में ये भी कहा है कि उसके जो बड़े भाई थे सद्दाम, वो इकबाल कास्कर के काफी करीबी माने जाते थे, और जब 1990 में गौली गैंग ने सद्दाम की हत्या कर दी थी तो उस वक्त कास्कर जो है दुबई में था, और उसके बाद वो दुबई से सीधा मुंबई आया और उसके बाद घर पर जाकर के परिवार के साथ मुलाकात की, और साथ ही साथ उस वक्त उसने खालिद से भी मुलाकात की थी। और इसके बड़े भाई की हत्या होने के बाद खालिद को जब भी इकबाल कास्कर बुलाया करता था तो वो जाता था उससे मिलने के लिए, और खालिद के साथ साथ शब्बीर भी जाता था जो खालिद का छोटा भाई है। यानी इन दोनों की मदद से इकबाल कास्कर दाऊद इब्राहिम के पैसों का हवाला मुंबई में किया करता था। आपको याद होगा पिछले दिनों जब दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनआईए ने मुंबई के 19 ठिकानों पे छापेमारी की थी, तो उस वक्त आरिफ शेख और शब्बीर शेख इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया था, और 5 लाख रुपए जब्त किए गए थे कैश के तौर पर। और ये जानकारी सामने आई थी कि ये पैसे ईद के तोहफे के तौर पर छोटा शकील ने भेजा था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अहम खुलासा जो है दाऊद इब्राहिम के हवाला ट्रेड को लेकर जो है एनआईए और ईडी की तरफ से खास तौर पर किया गया है, और ये खुलासा खुद इस मामले में जो गवाह रहा है उसने किया है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईडी और एनआईए दोनों जांच एजेंसियां जांच करके इस मामले में क्या कुछ नए खुलासे करते हैं। बिल्कुल, कल हमने ये भी देखा कि पूछताछ के दौरान जो इनका भांजा है उसने ये कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात भी स्पष्ट हो चुकी थी कि उनका भांजा जो है उसने खुद जो है बताया है जांच एजेंसियों को कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान कराची में है, और फोन पे जो है वो परिवार के उनके रिश्तेदारों के संपर्क में है, और रिश्तेदारों को वो जब त्योहार आता है तो उन्हें विश भी करता है। ये बात जो है चार्जशीट में खुद लिखी है ईडी ने। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस मामले की जांच को अब एक नया रूप मिल रहा है, और ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नई जानकारी मिल पाती है एजेंसियों की तरफ से। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। आंध्र प्रदेश में जिले के नाम को बदलने के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कोनसीमा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कोनसीमा में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। मंगल के रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस अफराद की शिनाख्त करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुश्तइल हुजूम ने ट्रांसपोर्ट वजीर के घर को फूंक दिया था। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इसाक से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसाक, आंध्र प्रदेश में जिले के नाम को बदलने को लेकर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था, इंटरनेट खिदमात भी वहां पर बंद कर दी गई। इस वक्त ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है वहां पर? हाँ, आज हम देखा जाए आज सुबह से जो है ना पुलिस की जो फोर्सेस है दीगर डिस्ट्रिक्ट से जो मंगा गए पूरे तैनात कर दिए गए हैं। अमरापुरम और उसके आसपास के पूरे इलाके में डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा जो है ना पुलिस बंदोबस्त रख दिया गया है। अब तो सिचुएशन कंट्रोल में है। रात को ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है पूरी, और वही तरफ से रात को जो सिचुएशन सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था तो वीडियोस वगैरह तो पूरे तरह इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया ताकि दूसरे जो इलाके हैं वहां पे तशद्दुद ना हो। तो इसलिए पुलिस ने ये पहले से ही सिक्योरिटी आज सुबह से जो है ना पुलिस फोर्सेस पूरे तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में रखे हुए है। कहीं ऐसे वाकयात फिर ना बाहर आए तो इसलिए वही दूसरी तरफ जो है ना पुलिस की तरफ से पूरी तरह से एहतियात ली जा रही है कि फिर से ये जो वाकई है फिर बाहर ना आए। और वही दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपील किए हैं कि शांति कायम रखे इस मामले को, और वही डिमांड करे कि गवर्नमेंट से जो पहले से नाम था वही रखा जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कब्र से जिंदा बाहर निकाली गई नौज़ायदा बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। जीबी पंत अस्पताल श्रीनगर में थी जेर इलाज। नौमौलूद बच्ची को दफनाने के 2 घंटे बाद कब्र से जब निकाला गया था, बानियाल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नर्सों ने बच्ची को मुर्दा करार दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कब्र से जिंदा बाहर निकाली गई नौज़ायदा बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। जीबी पंत अस्पताल श्रीनगर में थी
जेरे इलाज नवमौलूद बच्ची को दफनाने के 2 घंटे बाद कब्र से जब निकाला गया था, बानियाल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नर्सों ने बच्ची को मुर्दा करार दिया। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शब्बीर से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। शब्बीर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और दुख की भी खबर है कि कब्र में पहले जिंदा बच्ची को दफनाया गया, लेकिन जब बाहर उसे निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अब वो जिंदगी की जंग हार चुकी है। जी आजम, ये बच्ची जो थी बानिहाल से यहाँ जेबी पंत श्रीनगर लाई गई थी और यहाँ 2 दिन तक वो मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरकार रात देर गए और वो जिंदगी की जंग हार गई। और ये अब मेरे ख्याल से कत्ल का मामला बनता है, क्योंकि पहले तो तहकीकात लापरवाही की जा रही थी, लेकिन अब इसका इंतकाल हुआ और ये कत्ल का मामला सीधा बन जाता है। यहाँ पे कल हमने बात की थी इस बच्ची के वालिदैन से, उम्मीद एक बंदी थी कि वो ठीक हो जाएगी, हालांकि उसका वजन कम था, 500 किलोग्राम था, सीधे बहुत वजन कम था। हाँ, 500 ग्राम था वजन, और भी तकलीफें थी, लेकिन उम्मीद एक बंदी थी। अब सोचिए ना, एक वालिद है या वालिदा है, एक गम एक बार जाने का होता है, लेकिन इनको 2 बार ये गम, ये मुसीबत, ये तकलीफ उठानी पड़ रही है कि एक बार लापरवाही की वजह से इसको मुर्दा करार दिया गया, फिर एक उम्मीद बंदी जब उसको कब्र से जिंदा निकाला गया, तो अब उम्मीद बंदी थी इन लोगों को। कल जब मेरी उनके साथ बात हो रही थी देर शाम तक, हालांकि मैं इनके राब्ते में था, तो वो कह रहे थे कि बच्ची ठीक है। अभी जब मैंने भी देखा वो ठीक से पाँव भी हिला रही थी और इलाज चल रहा था उसका, हालांकि डॉक्टर ने मुझे कल भी बताया था कि हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद है कि ये वापस पूरे से ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार इन वालिदैन को 2 बार ये दर्द उठाना पड़ रहा है, बिल्कुल गम झेलना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।